नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, इंसान चाहे जितना भी बड़ा हो या छोटा हो, ये जीवन जब जीता है तो वो कठिनाइयों के साथ जीता है। हर तरह की कठिनाइयों का मुकाबला उसे करना पड़ता है। जीवन एक संघर्ष है, एक जंग है जिसे लड़ना पड़ता है। और जितना बड़ा व्यक्ति होता है उतना ही बड़ा ये जंग होता है। हमारे भगवान भी जब पैदा हुए तो उन्होंने भी बहुत जद्दोजहद की, बहुत जंग लड़े, और तब जाके उन्होंने हमें दर्शन दिए। और आप उदाहरण के लिए श्री कृष्ण को ले लो। भगवान श्री कृष्ण पैदा होने से ही कष्ट झेलते रहे, और उनके माँ बाप ने तो इतने कष्ट से, जिनके 7-8 बच्चे मार दिए गए हों क्रूरती से, क्रूर राजा कंस ने जिसके बच्चों को मार दिया हो, उनके ऊपर क्या गुजरती होगी आप ये सोचिए। तो अगर भगवान इस कठिनाई से गुजर सकते हैं या इन तकलीफों से वाबस्ता हो सकते हैं, तो हमारी तो औकात क्या है। हम तो बहुत छोटे से मानव है। आज भगवान श्री कृष्ण के पिता का जिसने रोल बड़ी खूबी से निभाया था, मैं उनसे आपको मिलाना चाहता हूँ। वो मेरे दोस्त हैं विष्णु शर्मा। नमस्कार। नमस्कार पंडित विष्णु शर्मा जी, वेलकम टू माय सपनी से सुनिए बातें अनकही। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में क्या अंतर आया बिफोर एंड आफ्टर महाभारत? वो पहली पारी जो मेरी शुरू हुई थी वो एक ऐसे शहर से शुरू हुई थी जो एक बहुत ही विद्वान मुगल के नाम पर वो शहर है। मुगलों के साथ विद्वान कहना कुछ बहुत कम लोग कह पाते हैं इसको, बाकी चीजें तो होती ही हैं, लेकिन दारा शिकोह बहुत ही विद्वान आदमी थे। उर्दू, अरबी, फारसी, संस्कृत सभी जानते थे। उनके नाम पर उस शहर का नाम पड़ा शिकोहाबाद, जहां मैं पैदा हुआ था। मेरे पिता जब मैं 1 वर्ष का रहा होऊंगा, क्योंकि मैंने उनको नहीं देखा, तो मुझे मेरी माँ और मेरे बड़े भाई ने पाला। मेरे बड़े भाई एक शिक्षक हुआ करते थे, तो जितने अच्छे संस्कार, जितनी अच्छी बातें मुझे मेरे बड़े भाई से मिली, श्री हृदय नारायण जी उनका नाम है, शिक्षक तो थे ही वो। मेरी माँ से मुझे लगता है कि मुझे एक्टिंग मिली, क्योंकि मेरी माँ लोगों की नकल बहुत अच्छी किया करती थी। और जो लोग मिलने वाले आते थे, मेहमान आते थे, वो जैसे ही जाते थे मेरी माँ उनकी नकल करके हमको बता दिया करती थी, आई थिंक कहीं ना कहीं। और वो रामायण पढ़ती थी, तो रामायण पढ़ने के बाद जब हमको बताती थी तो उसमें बड़ा ड्रामा होता था कि लक्ष्मण ने ऐसे तीर संधान किया। तो वो सारी चीजें हम उनके साथ बड़े हुए। तो उसके बाद हमारी पढ़ाई हुई, और पढ़ाई में मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत ब्रिलियंट था, लेकिन 1 साल के अलावा मैं कभी फेल नहीं हुआ। और वो 1 साल इसलिए फेल हुआ था 9th में, क्योंकि मेरी पहली मोहब्बत की डेथ हो गई थी। एक लड़की थी जिससे रोमांस तो उस टाइम पे कह नहीं सकते, क्योंकि वी वर टू यंग, इन्फैचुएशन कह सकते हैं, बट बड़ा शुद्ध था, बहुत साफ था। तो उसका गम इतना बड़ा था कि हम 9th में फेल हो गए थे। आशिक हमेशा फेल ही होते रहे हैं। लैला मजनू ले लीजिए, सोनी महिवाल ले लीजिए, रोमियो जूलियट ले लीजिए, सारे के सारे फेलियर रहे हैं। हाँ? बाकी उसके बाद की जो चीजें हुई वो अपने आप होती चली गई। जैसे थिएटर मेरे साथ ऐसे हुआ कि
मुझे किसी ने डिबेट में सुना, वो किसी ने क्या, स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे सुना और कहा कि तुम बहुत अच्छा बोलते हो। उनके जैसे वक्ता जिनके लिए हम दौड़ के जाते थे उनको सुनने के लिए, बड़े बड़े लोग जाते थे, उनसे ये कॉम्प्लीमेंट मुझे मिला तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा प्रोत्साहन मिला। और वहीं से एक व्यक्ति और थे, प्रोफेसर सिन्हा, जो नाटक किया करते थे। उन्होंने मुझे पहली बार ही एक नाटक का हीरो बना दिया। मैं बहुत नर्वस था, लेकिन मैं प्रणाम करता हूं सिन्हा साहब को, बड़ी पेशेंस थी। मुख्य रोल था और आप मुख्य भूमिका के अतिरिक्त जो विशेष बात यह थी कि मैं 80 साल के बुढ़े का रोल कर रहा था। 19 साल का युवा 80 साल के, तो जैसे उन्होंने बाल उस टाइम के जैसे विग्स होते थे वो सब लगा के किए थे। और मुझे पता है कि अंत में शहजादे की मौत उस प्ले का नाम था, तो मैं गुलाम बना हुआ था जिसका मेन रोल था। तो जब उसकी डेथ होती है तो उन्होंने मुझे खांसी की प्रैक्टिस कराई थी, तकरीबन 1 हफ्ते तक, और उसके साथ खून निकलता था। जो आप सबको पता होगा, आपकी और हमारी जनरेशन को पता होगा, आज की जनरेशन को नहीं पता है, रोशनाई की मतलब स्याही की, इंक की गोलियां आती थी, नीली और लाल। तो वो लाल गोली मेरे मुंह में डाल दी जाती थी और जब मैं खांसता था तो उसके साथ वो छींटे निकलते थे खून की। मैं खांसी जो मैंने उस टाइम पे जिसमें महारत हासिल की थी, मैं आपको अगर एक बार सुनाऊंगा तो आपको लगेगा कि कोई दमे का मरीज है बहुत बड़ा। उन्होंने कहा कि इसमें साउंड नहीं आनी चाहिए, सिर्फ सांस की आवाज आनी चाहिए, और वो सांस की आवाज स्टेज से लोगों तक पहुंचनी भी चाहिए, इतना उसका वॉल्यूम भी होना चाहिए। तो फेफड़ों की जितनी शक्ति थी, सब कुछ लगा के हमने जो कुछ हम सीख पाए प्रोफेसर सिन्हा की वजह से वो हमने सीखा। और उसके बाद हमें रेडियो मतलब तश्तरी में रख के किसी ने पेश कर दिया। वहीं से थिएटर से ही एक दीनानाथ जी, जो अब नहीं है इस दुनिया में, बहुत बड़े आर्टिस्ट और प्रोड्यूसर भी हुआ करते थे, उन्होंने वो प्ले देखा और कहा कि तुम तो रेडियो पे बिल्कुल, तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। और बाकायदा मतलब बहुत सम्मान के साथ, मतलब यहाँ तक हुआ कि जब ऑडिशन हो रहा था तो उन्होंने कहा कि तुम्हें तो ऑडिशन की ज़रूरत नहीं है, तुम तो ऐसे ही आ जाओ। तो इस तरह की बात हुई। उसके बाद थोड़ी बहुत नौकरी के काबिल में था नहीं, क्योंकि नौकरी में जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो मेरे अंदर थी नहीं, मैं आर्टिस्ट था। तो ज़्यादा दिन तक ये चला नहीं, और इस बीच में काफ़ी इधर उधर मैं चंडीगढ़ गया, मैं जयपुर गया, बीकानेर गया। अंततः 79-80 में मैं मुंबई आया। तो जब मैं मुंबई आया था तो एज अ ब्रॉडकास्टर आई वॉज क्वाइट स्टैब्लिश्ड, मेरी एक पहचान बन चुकी थी। एज एन एक्टर थिएटर के काफ़ी लोग यहाँ पर थे जो मुझसे पहले आ चुके थे। उस सारी चीज़ को लेके मैं मुंबई आया, और मुंबई आने के बाद किचन चलाने के लिए मेरे पास बहुत अच्छी चीज़ थी, मेरी आवाज़। आते ही मुझे आवाज़ का काम मिलने लगा। लेजेंडरी अमीन सैनी साहब के साथ काम किया तो मज़ा आ गया, और उन्होंने काफ़ी काम मुझे दिया और बहुत ही मोहब्बत के साथ मुझे मैं ये कह सकता हूँ कि बेहतर ब्रॉडकास्टर बनाया। वो एक कला थी जो अब तो वो प्रोग्राम्स होते नहीं है, रेडियो प्रोग्राम्स हुआ करते थे फिल्मों के, उनका अपना एक स्टाइल हुआ करता था जो मैंने अमीन साहब से सीखा। उसके बाद एक बहुत ही मज़ेदार इंसान, बहुत ही काबिल इंसान, मेरे दोस्त, मैं अजीज़ तो नहीं कह सकता क्योंकि 1-2 साल मुझसे बड़े ही होंगे और आप लोग उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, गूफी वेंट्रल। गूफी वेंट्रल मुझे पृथ्वी थिएटर में मिले और मैं किसी से कुछ बात कर रहा था। उसने मुझसे पूछा था कि
मुझे एक शेर है जो लोग कहते हैं कि गालिब का नहीं है, और आप बताएं। मैंने कहा यार मैं इतनी ज्यादा उर्दू नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे बताइए शेर कौन सा है। तो उन्होंने बताया, तो मैं वो शेर उनको बता रहा था कि जब गालिब नहीं हुए थे उस वक्त का शेर है। गालिब मतलब ये तखल्लुस नहीं उन्हें मिला था। गमे हस्ती का असद किससे हो जुज़मर्ग इलाज, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। ये मैं जब उनको बता रहा था तो जहां पर कॉफी मिलती है, चाय मिलती है, और एक दरवाजा अंदर की तरफ जाता है पृथ्वी थिएटर में, वहां पर कोने पर ही खड़े हुए थे ये हमारे गोफी पेंटल साहब। तो उन्होंने बड़े प्यार से आके मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले मेरा नाम गोफी पेंटल है। मैंने कहा सर मैं जानता हूं आपको, मेरा नाम विष्णु शर्मा है। भाई बहुत अच्छी आवाज है और बड़ा अच्छा तलफ़ुज़ है आपका, शुक्रिया, आओ मिलो, हम लोग कुछ बना रहे हैं। उस वक्त महाभारत की बात नहीं हुई, उस वक्त बात हुई बहादुर शाह जफर की। और मेरी किस्मत देखिए कि जहां से मेरी शुरुआत हुई बुढ़े आदमी के रोल से, वही रोल मुझे बाद में बहादुर शाह जफर में उस्ताद ज़ौक़ का रोल मिला था। और मैं किसका उस्ताद बना था? ग्रेट एक्टर अशोक कुमार साहब, दादा मुनि का। और सबसे शर्मनाक बात मुझे उस वक्त जो लगती थी, शर्मनाक इसलिए कह रहा हूं कि जब दादा मुनि अशोक कुमार किसी को उस्ताद कहे और वो आपसे तकरीबन 50 साल छोटा हो तो कैसा लगेगा। मैं सचमुच उनसे रिक्वेस्ट किया करता, दादा मुनि प्लीज मुझे उस्ताद मत कहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे, उस्ताद हो। मैं ये कह सकता हूं बड़ी गर्व के साथ कि ये जो मेरा दोस्त है, ये गोफी पेंटल जिसका नाम है, जिसकी मैं जितनी तारीफ करूं कम है। तारीफ इसलिए नहीं कि सिर्फ मुझे काम दिलाया, मेरे जैसे सैकड़ों लोगों को इस आदमी ने काम दिलाया नहीं, सम्मान के साथ काम दिलाया और उनकी प्रतिभा के हिसाब से उनको स्थान दिलाया। बहुत बड़ी बात होती है ये। तो इस तरह से मेरी जो शुरुआत हुई वो थिएटर से नहीं हुई मुंबई में, वो सीरियल से हुई। और सबसे पहले मुझे कास्ट किया गया था बहादुर शाह जफर के लिए। उसके बाद महाभारत का शुरू हुआ तो महाभारत में पंडित नरेंद्र शर्मा मेरे पूजनीय, मेरे आराध्य, मैं जितना कहूं उनके लिए कम है, क्योंकि ज्ञान के भंडार थे वो। और कैसे कैसे लोग, बी आर चोपड़ा साहब तो थे लेजेंड। मेरे एक और पंडित जी थे जिनको मैं पंडित जी कहता था, पंडित राही मासूम रजा। क्या मतलब, लोगों को पता नहीं कैसे सोचते हैं, कैसी सोच लोगों की होती है। हमारी ऐसी सोच कभी नहीं रही कि एक मुसलमान ने महाभारत के संवाद लिखे थे, मुसलमान ने, एक विद्वान ने, एक पंडित ने। पंडित का मतलब ब्राह्मण नहीं होता है, पंडित का अर्थ होता है विद्वान। और राही मासूम रजा विद्वान हैं। अच्छा पंडित जी, ये बताइए कि महाभारत के बाद आपके जीवन में क्या उत्थान आया और कौन सी उथल पुथल मच गई? महाभारत के बाद मैं बता नहीं सकता कि एक खला थी। मतलब मैं तो तकरीबन पूरे महाभारत से ही जुड़ा हुआ था, क्योंकि रोल तो इतना बड़ा नहीं था मेरा। लेकिन जो विभाग मुझे सौंपा गया था, जिसकी जिम्मेदारी मुझे दी थी श्री बी आर चोपड़ा जी और श्री रवि चोपड़ा ने, कि मैं लोगों का उच्चारण देखूं, उनकी डायलॉग डिलीवरी देखूं और उस पर काम। वो मैंने जब मैं दिल्ली में था तो मैंने रिचर्ड शेकनर आए हुए थे, जो बहुत बड़े वॉइस कल्चरिस्ट थे अमेरिका से। हालांकि मेरे समझ में जर्मन थे, लेकिन अमेरिका में थे, तो बहुत उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। तो वॉइस कल्चर जो है सब्जेक्ट, उसको मुझे समझने का समय मिला, अवसर मिला। तो उसका प्रयोग मैंने
यहाँ पर कई बार जब मैं रवि जी से बात कर रहा था तो मैंने कहा कि आई हैव टू डिजाइन दिस डबिंग। तो रवि जी ने डबिंग डिजाइन कर रहे हो? मैंने कहा जी, मैं किरदारों के हिसाब से डबिंग को डिजाइन करूंगा। और वो प्रयोग मैंने किए। लेकिन आप यकीन करें या न करें, गोपी जी ने अभी मुझसे पूछा कि महाभारत के बाद क्या हुआ। इतना सीखा मैंने जितना मैंने सिखाया नहीं था। इतने सारे किरदार थे, उन सब पर काम करना, उनकी फितरत देखना, उनका पूरा ग्राफ बनाना। हाँ, मुझे याद है मेरी भी आवाज़ आपने चेंज करवाई थी, थोड़ा उसमें गोलाई या कुछ जो भी आपने मतलब काफ़ी मेहनत की थी शकुनी को इम्प्रूव करने के लिए, है ना? एम आई राइट? सर्वनाश कर दूंगा पांडवों का, सर्वनाश कर दूंगा कुरुवंश का, सर्वनाश कर दूंगा हस्तिनापुर का, सर्वनाश। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीजें वो उस वक्त हो रही थी। एक साहब आए थे जो पहले तो बड़े कॉन्फिडेंट नहीं थे, पहले पहले दिन आए थे। मैं बता देता हूं आपको, फिरोज खान साहब, अर्जुन के नाम से जिनको आप जानते हैं। तो जब पहले दिन वो डबिंग में आए तो मुझसे बोले कि बहुत कठिन हिंदी है, मैं कर पाऊंगा या नहीं। मैंने कहा मित्र, हम एक दूसरे के साथ काम करेंगे, अगर मेरे साथ आप काम करेंगे तो आपको आ जाएगा, 100% आ जाएगा। और उन्होंने किया और बहुत अच्छा किया। मुझे याद है, मैं कुछ चीजों को ये इसलिए बता रहा हूं कि जैसे प्रतिज्ञा जब हो रही थी, भीष्म प्रतिज्ञा, तो उसके 27 रीटेक हुए। 27 रीटेक इसलिए नहीं हुए कि श्री मुकेश खन्ना कोई हिंदी नहीं आती थी या उनका ड्रामे में कमी थी, लेकिन मैंने उसी समय उनसे कहा था कि ये जो प्रतिज्ञा है ये पूरे देश में, जहां तक आपका महाभारत जाएगा वहां इतनी प्रसिद्ध होगी, तो इस पे वो काम करना है, इसका क्रेसेंडो ऐसा बनाना है कि लोगों देखते देखते उठ के खड़े हो जाए। उन्होंने अच्छा किया था। हमने वो सारे एक बार बैठ के पूरी तरह से सुने और फिर समझ में ये आया कि जो पहला था वो सबसे अच्छा था। क्या बात, इतना बढ़िया हुआ था। लेकिन हम कोशिश ये कर रहे थे कि उससे बेहतर क्रेसेंडो, उससे बेहतर कुछ और हो जाए। उसमें हम लोगों ने उतना समय दिया। तो मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि जो कलाकार मेरे मित्र थे उन्होंने मेरे साथ बड़ा सहयोग किया। मैंने उनको सिखाया तो मैंने भी उनसे बहुत कुछ सीखा। अच्छा ये बताइए, बाकी एक्टर्स के साथ आपके रिलेशंस कैसे थे? बहुत बहुत अच्छे रिलेशंस थे। महाभारत की जहां तक बात है, एक यूनिट थी, अगर आप लोगों ने मेकिंग ऑफ महाभारत मेरी समझ अवेलेबल है, कहीं भी मिलेगा आपको, उसमें देखें लोग रो रहे थे जब बंद हो गया था और किस तरह से बिलख रहे। हालांकि उस समय मैं काम कर रहा था, मैं वहां पर नहीं था, बट बाद में मैंने देखा, मुझे भी उतनी ही तकलीफ हुई थी। क्योंकि एक परिवार बन गया था और लोगों के सारे रंग सामने आ गए थे। मुझे याद है एक समय जब मैं ग्राफ बना रहा था भीष्म का, तो मुझे समझ में आया कि एक समय वो आता है भीष्म के जीवन में जब उनकी बात नहीं सुनी जाती। दुर्योधन का कद बड़ा हो गया था, कर्ण आ गए थे, वो एक ऐसी जगह पर पहुंच चुके थे जहां वो अपनी बात कहना चाहते थे, लोग उनको सुनना नहीं चाहते थे, समझना नहीं चाहते थे। वो स्थिति आ गई थी भीष्म की। तो मैंने उसमें एक चीज डाली रिपीट करने की। जैसे हम लोग कभी कभी कहते हैं, तुम मेरी बात समझ रहे हो ना, तो मेरी बात समझ में आई ना तुम्हारे। तो ये आदमी तभी करता है जब उसको लगता है कि ये आदमी मुझे अटेंशन नहीं दे रहा है, ये मेरी बात नहीं समझ रहा, सुन नहीं रहा है। तो ये मैंने उससे कहा कि तुम ये करो। और मैंने रवि जी से रिक्वेस्ट की। ही वॉज अ ग्रेट डायरेक्टर, ग्रेट मैन, रवि चोपड़ा। ही सेड यू आर राइट, ये जो तुमने तर्क मुझे दिया ये बहुत सही है कि ये वो समय है कि जब इसकी कोई सुन ही नहीं रहा है। इतने बड़े, मतलब महाभारत अगर कहें तो महाभारत तो भीष्म ही है, और सबसे विरुद्ध। उन दिनों की कोई घटना या दुर्घटना आपको याद है, या कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो आपको याद आता है और जो हम अपने
चाहने वालों को दिखा सकें या बता सकें? और क्या बात है। हालांकि इन सब चीज़ों में मेरा विश्वास नहीं है, लेकिन कुछ तो ऐसा होता है जीवन में जो आपको लगता है कि ये कैसे हो गया। मैं एज एन एक्टर शूटिंग कर रहा था। बारिश का वो था जब हम कृष्ण को लेके पार करते हैं यमुना को, तो बाकायदा बहुत सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व थी। ब्लोअर्स थे, पानी आ रहा था, नीचे भी पानी था, और मेरी सामने सर्दियां शुरू हो चुकी थी। लेकिन अचानक क्या हुआ, बारिश होने लगी। अनएक्सपेक्टेड थी। ये कैसे हो सकता है? मतलब मेरी समझे नवंबर के महीने, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नवंबर के महीने में कहां से बारिश आ गई? और बारिश मतलब अच्छी खासी जो दिखाई दे रही है, नदी भर गई और नदी भर रही थी। और ऐसा कुछ हुआ कि मुझे लगा मेरे पैर में कुछ आ गया। मैं शॉर्ट में था और मैंने जरा सा ऐसे पैर को हिला के ऐसे पैर किया, तो जैसे ही वो चीज वहां पर गिरी, लोग चिल्लाए सांप। मेरे पैर में एक सांप आ गया था, जो लेकिन वो फ्रेम जो गति हो रहा। सबसे बड़ी बात तब हुई जब सुबह 4 बजे पैकअप किया गया, 4:30 के बजे बारिश बंद। जब शॉट शुरू हुआ था तब वो शुरू हुई थी, और जैसे ही पैकअप हुआ, जितने भी लोग उस समय मेरे साथ काम कर रहे थे उन सबको ये पता होगा, बारिश बंद हो गई थी। ये कमाल था। क्या कहेंगे इसे आप? मैं इस बात को कभी समझ ही नहीं पाया कि हुआ कैसे। अच्छा विष्णु जी, ये तो सब दुनियादारी की बातें हो गई। ज़रा अपनी फैमिली के बारे में भी बताइए। कौन कौन है फैमिली में, और आपका परिवार कितना बड़ा है या छोटा है, कैसा है? मेरा परिवार बड़ा छोटा सा परिवार है। 2 बेटियां हैं, एक पत्नी है और मैं हूं। तो दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है। मैं और पत्नी हैं अब। और मैं इस समय एक्टिंग करता हूँ, क्लासेस लेता हूँ वॉइस कल्चर की। अभी भी लोगों को अच्छा लगता है मुझे सिखाना, कि उन्हें बेहतर बोलने का तरीका मैं बता पाता हूँ। उसकी कोशिश अभी भी जारी है। तो वो क्लासेस चलती रहती हैं। बाकी आवाज़ की तजारत भी चलती रहती है। मुझे याद है कि आपने ये कहा था कि एक स्टूडेंट मैं आपके पास भेज रहा हूँ, उसका जरा ख्याल रखिएगा। फिर एक और आदमी ने मुझसे कहा, पिंकी ने, कि पिंकी से मतलब वो पंकज जी, जिन्होंने कर्ण का रोल किया था, सॉरी हम लोग वही नाम जानते हैं। तो उन्होंने भी कहा कि एक लड़के को भेज रहे हैं, उसका कुछ कीजिए। तो अक्षय कुमार मेरे पास आए और कहने लगे, सर वो मैंने फिल्म साइन की है, सौगंध नाम था शायद, कुछ ऐसा था। तो और मुझे तैयारी करनी है उसकी, और मुझे कहा है, 2 लोगों ने कहा है, गोफी जी ने कहा है। यू वेलकम। गोफी जी इतना डिसिप्लिन्ड आदमी मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। वो आदमी सुबह 7 बजे मेरे घर पे पहुंचता था और कभी लेट नहीं हुआ, कभी। मैं जो होमवर्क देता हूं लोगों को, वो ज्यादातर लोग कर नहीं पाते हैं। फिर वो आते हैं, फिर मैं दोबारा बताता हूं। वो आदमी वो होमवर्क तो करता ही था, उसके अतिरिक्त अपनी तरफ से सवालात लेकर आता था कि ये भी मुझे बताइए। तो जो स्लर था उसकी आवाज में, वो बिल्कुल क्लियर हो गया। अक्षय कुमार एक बहुत ही होनहार और बहुत ही अच्छा एक्टर है, और उसके अलावा वो मेहनती बहुत है। ही इज़ द फर्स्ट पर्सन टू कम ऑन द सेट्स, यू नो, एंड बिकॉज मैंने भी उसके साथ काफ़ी काम किया है, और मैंने उसे वाकई में बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में देखा है। और काम के बारे में तो ही इज़ टू सीरियस, और उसी की वजह है पंडित जी के आज देखिए
उसका मकाम। और ये मैं बता देता हूँ आपको कि कुछ चीज़ें मेरे जीवन में ऐसी हो गई हैं गोपी जी, पता नहीं कैसे हुई हैं, कि जो जन्मजात हकले नहीं हैं, स्टैमर नहीं करते हैं, बाद में उनकी कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन पैदा हो गया, उनको मैंने ठीक किया हुआ है। मेरे को तकरीबन 3-4 स्टूडेंट्स ऐसे आए थे मेरे पास। शुरू में मुझे लगता था कि मैं क्या करूँगा इधर, लेकिन हुआ। और जहां तक संपर्क की बात है, जो आपने कहा, मेरा फोन नंबर ही मेरा संपर्क है, और कहीं किसी तरह की कोई पब्लिसिटी नहीं, और ईश्वर कृपा से लोग आते हैं। तो अभी आपका प्रिय सब्जेक्ट ये बताइए, द्वापर युग में और कलयुग में क्या अंतर है? इसे आप इन दोनों युगों को कैसे प्लेस करेंगे? गुफी जी, द्वापर और कलयुग अंतर तो बहुत है, लेकिन मैं आपको बताऊं, समानता भी है। द्वापर में भी एक ऐसा डिप्लोमेट, जिनको हम भगवान कृष्ण कहते हैं, ऐसा डिप्लोमेट आया था जिसने उस समय के सामाजिक, सांस्कृतिक और इवन संगीत के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान दिया था, और हम उसे योगेश्वर कृष्ण भी कहते हैं। तो आज जो योग का इतना प्रचार हो रहा है, योग का आरंभ अगर मैं कहूं कि योग की प्रतिष्ठा मैं कहूं, तो वो योगेश्वर कृष्ण ने की थी, और उनसे बड़ा डिप्लोमेट उसके बाद, आज भी लोग बहुत बड़े बड़े डिप्लोमेट्स हैं, लेकिन नहीं है, उससे बड़ा डिप्लोमेट कभी हुआ ही नहीं। उस आदमी ने सिर्फ सत्य की विजय के लिए क्या नहीं किया, रूप बदले, झूठ बोला, लेकिन सत्य के लिए। इसलिए आज भी लड़ाई वहीं पर है। इस कलयुग में भी हम आज भी सत्य के लिए लड़ रहे हैं, हम आज भी गलत लोगों से लड़ रहे हैं। हमारा देश आज भी एक ऐसे नायक के साथ खड़ा है, जो मुझे लगता है कुछ परिवर्तन लाएगा, और लाया है। अगर हम कंपेयर करें तो क्या उन दिनों में और आज के दिन में राजनीति या पॉलिटिक्स, इसका स्तर बढ़ा है या घटा है? नहीं, स्तर तो गिरा है, लेकिन यही बात मैं फिर से दोहराऊंगा कि नीति, राजनीति, 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो राज तो है, आज नीति की कमी है, उसमें ईमानदारी की कमी है। हम या हमारे लीडरान, हमारे जो नायक हैं आज के, वो जो कहते हैं वो कर नहीं पाते हैं या करना नहीं चाहते। ये हो सकता है कि चीजें बदलें, तो चाहते हैं कि चीजें बदलें और बेहतर हों, कुछ हुए भी है, लेकिन बहुत सारी चीजें हो जाती है, जैसे आजकल ये महामारी से हम जूझ रहे हैं, हम सभी, लेकिन उस पे भी हम विजय प्राप्त करेंगे, हम उससे भी बाहर आएंगे, और वर्तमान जितना हमको थोड़ा कष्ट में लग रहा है, मुझे लगता है कि भविष्य बेहतर होगा। विष्णु, मुझे याद है कि जब हम सीरियल सौदा की शूटिंग कर रहे थे, तो उस दौरान कुछ पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े जाने माने टीवी के कलाकार, मेल फीमेल आए थे, जो हमारे बी आर चोपड़ा साहब के गेस्ट थे, और उनको हम शूटिंग भी दिखा रहे थे, और उनकी खातिरदारी की, होस्टिंग की, उनके लिए बहुत खूबसूरत उनको दावत दी। लेकिन उस दिन कुछ आपस में, यानी उनके कलाकारों में और हमारे कलाकारों में कुछ ऐसी बहस हो गई थी, तू मैं के, ज़रा वो बताइए कि वो बहस क्या थी? आप तो थे वहां पे मौजूद, और भी मेरे मित्र लोग थे। क्या होता है कि कभी कभी कुछ चीजें लोगों से हजम नहीं होती। एक जमाना था, हम सबको पता होगा, इवन इस पीढ़ी के लोगों को भी पता होगा, क्योंकि
शायद उन लोगों ने भी कुछ पाकिस्तानी वो प्लेस देखे हो जो बहुत पॉपुलर हो गए थे। टीवी प्लेस थे लेकिन इतने पॉपुलर थे कि घर घर में देखे जाते थे और कैसेट्स बिकते थे उनके, और जबान बड़ी अच्छी थी, लोग अलग लग रहे थे, गेटअप्स, कुछ लोग कनेक्ट कर रहे थे, जितनी हमारी पंजाबी कम्युनिटी वो उनसे कनेक्ट बहुत ज्यादा कर रही थी, तो वो पॉपुलर हो गए थे। उन्हीं में से वो किरदार वहां पर आए हुए थे, हमने उनका सम्मान किया, हमने मतलब बीआर हाउस में उनका सम्मान हुआ साहब को। लेकिन वो कुछ अतिरेक कर गए थे। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि एक गाना उन्होंने बताया कि साहब हमारी नकल की है, फिर उन्होंने कहा कि हमारे एक्टर बहुत बढ़िया हैं, हमारे ये, और आपके यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है, और ये जो आपके यहाँ बन रहे हैं वो अजीब से ही हैं, कुछ रोना धोना ही होता रहता है उनमें। तो मैं कसमसा रहा था बैठा हुआ कि यार मेरे देश में आके ये मुझसे मेरे सामने ये कह रहे हैं और मैं बोल नहीं पा रहा हूं, पर मैंने इधर उधर देखने के बाद तय किया कि मैं बोल ही देता हूं। मैंने कहा जनाब पहले तो उस गाने का मैं आपको बता देता हूं, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, वो जो आप बता रहे हैं आपके यहाँ का कि बहुत खूबसूरत है मेरा सनम, खुदा ऐसे चेहरे बनाता है का, माफ कीजिएगा, हमने तो जो आप कह रहे हैं नकल की है वो बाद में देखते हैं, आपने कहां से नकल की है मैं आपको बता देता हूं। और मैंने उनको 20-25 साल पुराना वो गाना सुना दिया कि चाहे जमाना करे लाखों सितम है कभी तेरा दामन। मैंने कहा सर यहां से आपने लिया, आपसे हम तक आ गया, मौसीकी तो हम सबकी एक ही है। और जहां तक बात एक्टर्स की है सर, माफ कीजिएगा, एक एक्टर जिसका नाम दिलीप कुमार है, वो आपके सारे एक्टर्स पे भारी पड़ता है। मैं देखता हूं आपके प्लेस, उनमें नौकर से लेके मालिक तक सब दिलीप कुमार होते हैं। तो कितना बड़ा प्रभाव है, इसका जिक्र आपने नहीं किया, बाद में उन्होंने कहा, ये माना, हाँ साहब दिलीप साहब, और अब अमिताभ बच्चन भी, उस समय अमिताभ बच्चन ऊपर आ रहे थे, कहते उनकी भी नकल होती है, हम एक्सेप्ट करते हैं। मैंने कहा सर ये करेंगे तो बेहतर रहेंगे रिलेशंस, हमारे और आपके रिलेशंस ऐसे ही चलें, क्योंकि संस्कृति तो एक ही है, बट हम थोड़े से बेहतर इसलिए हैं कि आप हमसे कट के गए, अभी बन रहे हैं, बनिए। ये थोड़ी सी कहासुनी सी हो गई थी। विष्णु भाई, सौदा की शूटिंग के दौरान का कोई इंटरेस्टिंग किस्सा बताइए ना। मुझसे कहा गया कि साहब एक सीन है आपका जो आप मिलने जा रहे हैं, अब पहली बार आपके छोटे सरकार आ रहे हैं। तो मैंने उसको वर्कआउट किया और मैंने जाके धीरे से गूफी से कहा, मैंने कहा यार मैं ये कर लूं, तो गूफी बीइंग गूफी, अरे करना यार, बता क्या करना है। मैंने उसको बताया कि ये करना, गो अहेड। तो जहां से मैं संदूक खोल रहा हूं वहां से चाबी नहीं लग रही है संदूक में, एक्साइटमेंट में हाथ कांप रहा है, वहां से शुरू हुआ, अचकन निकली शेरवानी जिसको आप कहते हैं, वो निकली, उसके बटन ऊपर नीचे हो रहे हैं, लग नहीं रहे हैं, और ये आदमी दौड़ रहा है, छोटे सरकार आ गए। और क्योंकि बैसाखी पे चलता था, बैसाखी भी जब सामने देखता है कि छोटे सरकार खड़े हैं तो गिर जाती है, और छोटे सरकार कह के वो लिपट जाता है, वो सीन होता है। गूफी बीइंग सो इमोशनल, ही वाज क्राइंग, तो मुझे भी अच्छा लगा और हम सब लोग को बहुत अच्छा लग रहा। अब बात मैं उस पर आ रहा हूं जिसका कभी कभी ऐसा होता है लोगों के साथ, वो हुआ था गूफी पेंटल के किरदार के साथ। बहुत बड़ा किरदार नहीं था, लेकिन उसमें इनकी जब डेथ हो जाती है तो मेरी एक मित्र थी, डॉक्टर थी, पढ़ी लिखी थी, मेरे घर आई और रोते रोते बोली गूफी गूफी आप नहीं आएंगे। मैं थक रह गया। मेरी बीवी दौड़ के आई, गूफी को क्या हुआ? हम उनसे पूछा, मैंने कहा गूफी को क्या हुआ बताएं आप। हमको गूफी नहीं आएगा और ये रो रही है, क्या हुआ क्या है? अंततः बात ये निकली कि उन्होंने वो सीन देखा था जिसमें गूफी नहीं रहे, एक किरदार, और वो कहने लगी ये कैसे हो सकता है, उनको तो आप लेके आइए। मैंने कहा मैं कैसे, मैं कहानी चेंज नहीं कर सकता हूं, लेकिन इम्पैक्ट देखिए उस किरदार का, इंटेंसिटी देखिए उस किरदार की, और लोगों पे उसका असर देखिए कि वो इसलिए रो रही थी कि वो किरदार कैसे मर गया। ये चीज ऋषभ शुक्ला के साथ भी हुई थी महाभारत, जब उनके किरदार की मृत्यु होती है तो उसके बाद भी वैसे रिएक्शंस थे। तो ये बड़े प्यारे, बड़े अच्छे एक्टर्स के साथ मैंने काम किया,
और 2 स्तर पर काम किया, एक्टिंग में काम किया और फिर स्पीच में काम किया। एंड नाउ अ वेरी सीरियस क्वेश्चन, ये जो अफगानिस्तान में तालिबान ने पावर अपने हाथ में ले ली है, इसके बारे में क्या आप सोचते हैं? रिलीजियस बेस पे इतनी क्रूल्टी और वो सब जो चल रही है, इस पे आप कैसे रिएक्ट करते हैं? इनोसेंट लोग वहाँ पर मारे जा रहे हैं या जिन पे इतने जुल्म हो रहे हैं, क्या ये मानवता के खिलाफ नहीं? ये दुखद है, ये तकलीफ देह है, ये चिंताजनक है, ये नहीं होना चाहिए था। मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूं और वो कमेंट नहीं कर सकता जो राजनीतिज्ञ कर सकते हैं, जो डिप्लोमेट्स कर सकते हैं। वो कुछ और देख रहे होंगे, लेकिन जो मैं मानवता के स्तर पर जो देख रहा हूं, जो स्त्रियों के साथ दुराचार अत्याचार जो मैं देख रहा हूं, जो बच्चों के साथ अत्याचार में देख रहा हूं, ये जो चेहरा है तालिबान का बड़ा घिनौना है। मैं बिल्कुल इसके टोटली विरोध में हूं, दिल से, मन से, सोच से विरोध करता हूं ऐसी सोच का जो असमानता लाए समाज में, स्त्रियों पर अत्याचार करे, बच्चों पर अत्याचार करे। मैं बिल्कुल पूरी तरह से उसका विरोध करता हूं। और जाते जाते पंडित विष्णु जी, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि जो भी आपके मन में हो, आप जो अपने चाहने वालों से कहना चाहते हो, वो प्लीज कह दीजिएगा, दिल में मत रखिए। गुफी जी, चाहने वालों से यही कहना चाहूंगा कि बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, बहुत सम्मान दिया आप लोगों ने। हमने अपनी पूरी कोशिश की, 100% की, पूरा जोर लगाया, ईमानदारी से जोर लगाया, श्रम किया, परिश्रम किया, जितना कुछ हम कर सकते थे, लेकिन हमें रिटर्न में काफी कुछ मिला, बहुत प्यार मिला, बहुत इज्जत मिली। बहुत शुक्रिया गुफी जी आपका भी। आप मेरे बहुत 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 प्यारे दोस्त हैं और वो ही रहेंगे हमेशा। धन्यवाद। तो ये थे मेरे बहुत ही प्यारे मित्र, हमारे महाभारत के डबिंग इंचार्ज, सुपरवाइजर और वो बहुत ही होनहार आर्टिस्ट विष्णु शर्मा, जिनसे आपने आज जी खोल के बातें की और हर सब्जेक्ट पे बात की। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा, बहुत ज़रूरत है मुझे आपकी। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, जय हिंद।